बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़ें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल के थीम्स और सिंबल को कवर करेंगे। द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल एक अमेरिकन नॉवलिस्ट विलियम फॉल्कनर ने लिखा था, जो कि 1929 को पब्लिश हुआ था। दोस्तों हम जानते हैं कि ये नॉवल एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली की कहानी है। एक अमीर फैमिली है जो कि जेफरसन मिसिसिपी में रह रही है। इस फैमिली का नाम है कॉम्पसन फैमिली। तो चलिए इसके थीम्स की तरफ चलते हैं, इस नॉवल के जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला थीम है वो है द करप्शन ऑफ साउदर्न अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज। दोस्तों अब करप्शन का मतलब कुछ ये है कि बेईमान हो जाना, या फिर एक चीज जो असल हालत में मौजूद है ना उसको बदल देना, पकड़ के उसका कोई अल्टरनेट ले आना। अब साउदर्न अमेरिकन वैल्यूज क्या है दोस्तों। 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था ना, 1801 से लेके या 1800 से लेके 1850 तक, तो तब कुछ प्रोमिनेंट अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, जिनमें कॉम्पसन फैमिली का भी एक नाम था। कॉम्पसन फैमिली और दूसरी जितनी भी अमीर फैमिलीज थी ना, उन सबको अपनी इज्जत के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी, और वो अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा केयर करते थे, अपनी इज्जत का ख्याल करते थे कि हमारी इज्जत बनी रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 1861 को सिविल वार हो गई, और सिविल वार 1865 तक चली। सिविल वार के बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन का इरा चल पड़ा, जो कि 1865 से लेके 1877 तक चला। अब दोस्तों इस वार ने और रिकंस्ट्रक्शन के इरा ने मुकम्मल तौर पर साइकोलॉजिकली और इमोशनली चेंज करके रख दिया इन अमीर फैमिलीज को, और पूरे अमेरिका को ही ऐसे समझ लें। दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो काले लोग हैं ना, उनको उनके जो हकूक है, उनके राइट्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर दिए जाएंगे। अब ओल्ड साउदर्न अरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज ये थी कि जो मैन है एक फैमिली के, वो जेंटलमैन बन के रहें, वो बहादुर बने, उनकी जो मॉरल वैल्यूज है वो बहुत हाई हो, उनका करेक्टर ठीक हो और उनमें हौसला भी हो, और जो वुमेन है वो प्योर रहें, अपनी वर्जिनिटी की हिफाजत करें जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। और जब इनके बच्चे हो जाएं औरतों के, तो ये अपने बच्चों की अच्छी केयर करें, उनको अच्छा इंसान बनाएं। लेकिन जैसे सिविल वार हुई उसके बाद ये सारी वैल्यूज ब्रेक हो गई, जो कि हमें विलियम फॉल्कनर ने दिखाई है इस नॉवल में। मिस्टर जैसन कॉम्पसन कॉम्पसन फैमिली का हेड है। इसकी बीवी है जिसका नाम है मिसेस कैरोलिन कॉम्पसन। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम क्वेंटिन है, दूसरे नंबर पे एक लड़की आती है जिसका नाम है कैडी, तीसरे नंबर पे एक लड़का है फिर से जिसका नाम होता है जैसन, और चौथे नंबर पे सबसे छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है बेंजी। जो कैडी होती है वो किसी के साथ गलत रिलेशनशिप रखती है, किसी के साथ गलत काम करती है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वर्जिनिटी लॉस्ट हो जाती है। तो क्वेंटिन के माइंड में जो साउदर्न वैल्यूज होती है, फैमिली की ऑनर, फैमिली की जो इज्जत होती है, उसका जो कंसेप्ट होता है वो टूट जाता है, साउदर्न वैल्यूज ब्रेक हो जाती हैं। यानी कि कैडी अपनी वर्जिनिटी को मेंटेन ना रख पाई, वो खुद को बचा ना सकी, वो इम्प्योर हो गई, और जिसकी वजह से जो क्वेंटिन है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, और बेंजी के माइंड पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। बेंजी पहले से ही मेंटली थोड़ा सा अनवेल है, मेंटली डिसेबल्ड है। जो मिसिस कॉम्पसन है वो अपने आप में मगर रहती है, वो इतनी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है कि उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है, इतनी परवाह नहीं करती अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं करती। और जो मिस्टर कॉम्पसन है वो अल्कोहल पीता रहता है, वो खुद नशे में धुत रहता है। तो जब क्वेंटिन उसके पास आता है ना, अपने बाप मिस्टर कॉम्पसन के पास, उसे कहता है कि कैडी ने ऐसे किया वैसे किया। क्वेंटिन कहता है कि क्वेंटिन ने और कैडी ने दोनों ने इंसेस्ट किया है। तो मिस्टर कॉम्पसन ये बात नहीं मानता, वो कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन ना लो, ये वर्जिनिटी जो है वो कोई चीज नहीं होती, ये मैन का अपना बनाया हुआ एक कंसेप्ट है, ये मिस्टर कॉम्पसन क्वेंटिन को कहता है। और मिस्टर कॉम्पसन बोलता है कि कैडी एक वुमेन है, उससे उसकी ये खामी है, उससे ये गलती हो गई, तो अब तुम इजी लो इस बात को। मतलब ये है कि क्वेंटिन जो है वो बड़ा सीरियस है अपनी फैमिली की इज्जत को लेके, साउदर्न वैल्यूज को लेके, लेकिन मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन इतना सीरियस नहीं है। तो कुछ होता यूं है कि कैडी की जो फिर इलेजिटिमेट डॉटर होती है ना, वो भी आगे बिल्कुल कैडी की तरह ही होती है, वो भी एक रेड टाई वाला बंदा होता है, उसके साथ रिलेशनशिप बनाती है, और इस वजह से फैमिली की जो इज्जत होती है ना वो दांव पे लग जाती है। इस क्वेंटिन भी इस नॉवल में भाग जाती है। इसी से मिलता जुलता एक और इम्पोर्टेंट थीम है ओल्ड साउदर्न अमेरिका वर्सेस मॉडर्न साउदर्न अमेरिका। ओल्ड साउदर्न अमेरिका में ट्रेडिशंस को, फैमिली की ऑनर को और इन सब को, बच्चों की परवरिश को लेके बहुत ज्यादा केयर की जाती थी। मर्द जो थे वो शरीफ बन के रहते थे, वो बहुत ज्यादा बहादुरी के काम करते थे, और औरतें जो थी वो खुद को प्योर रखती थी और वर्जिनिटी की हिफाजत करती थी शादी होने तक, और बच्चों की अच्छी परवरिश भी करती थी, और उनको भी यही सिखाती थी कि आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है अपनी लाइफ में, कि अच्छे काम करने हैं, बहादुर बनना है, और लड़कियों को कहती थी कि आपने प्योर रहना है, और मर्दों को कि आप लोगों ने शरीफ बन के रहना है। लेकिन मॉडर्न साउदर्न अमेरिका में क्या होता है कि जो मिस्टर कॉम्पसन और मिसिस कॉम्पसन है वो तो अपने आप में ही मगर रहते हैं ना, उनको बच्चों की इतनी फिक्र ही नहीं है। और जो ओल्ड कॉम्पसन फैमिली के जो हेड थे, इंसेस्टर्स थे, वो जो थे वो भी बड़ी बहादुरी के काम करते थे, वो अपनी ट्रेडिशंस को मेंटेन रखते थे,
फैमिली की इज्जत का ख्याल करते थे, लेकिन अब मॉडर्न साउदर्न अमेरिका में जो कॉम्पसन फैमिली रह रही है वो अपने बच्चों की इतनी केयर नहीं करती। कैडी अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देती है और इसकी बेटी मिस क्वेंटिन भी वैसे ही रिलेशनशिप्स रखती है जैसे कैडी रखती थी। तीसरा इंपॉर्टेंट थीम इस नॉवल में है पेरेंटल केयर एब्सेंस, यानी कि माँ बाप की अपने बच्चों पे कोई खास तवज्जो नहीं है। जो क्वेंटिन है उसकी बात मिस्टर जैसन नहीं सुनता, जो मिसिस कॉम्पसन है वो भी अपने बच्चों को इतना खास नहीं देखती, बेंजी मेंटली डिसेबल्ड है उसका भी इतना ख्याल नहीं करती, और जो बच्चे हैं वो फिर बिगड़ जाते हैं। और कैडी जो है वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं रख पाती, वो रिलेशनशिप्स बना लेती है और अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसकी जो खानदान की फैमिली की इज्जत होती है वो खत्म हो जाती है। नंबर 4 पे एक इम्पोर्टेंट थीम है, वो है मोरल डिके। जैसन 4 जो होता है वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाता है जो कि उसकी मिस्ट्रेस होती है, उसका नाम होता है लोरेन। वो मेम्फिस में रहती है और एक प्रोस्टिट्यूट भी होती है। जैसन जो है उस पर बहुत सारे पैसे उड़ाता है। इसके अलावा मोरल डिके कैडी के कैरेक्टर में भी पाया जाता है, क्योंकि वो भी डेल्टन एम्स और चार्ली के साथ रिलेशनशिप बनाती है, इलीगल रिलेशनशिप। और कैडी की बेटी मिस क्वेंटिन जो होती है वो भी एक रेड टाई वाले बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाती है। उसका मोरल कैरेक्टर जो है वो इतना अच्छा नहीं होता। मिसिस कैरोलिन कॉम्पसन का एक भाई होता है जिसका नाम होता है मोरी। वो बेंजी, कैडी, क्वेंटिन और जैसन का अंकल होता है। वो भी अडल्टरी करता है। वो क्या करता है, कॉम्पसन फैमिली के नेबर में एक औरत रहती है जिसका नाम होता है मिसिस पैटरसन, उसके साथ ये इश्क लड़ाता है और कैडी और बेंजी को यूज करके अपने लव लेटर्स उस तक पहुंचाता है। तो यहाँ भी मोरल डिके देखा जा सकता है। नंबर 5 पे जो थीम है वो है सेक्सुअलिटी और अडल्टरी का। वो भी सेम थीम है कि हम जानते हैं कि कैडी जो है वो डेल्टन एम्स के साथ सेक्स करती है, इस वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी वर्जिनिटी भी लॉस्ट हो जाती है। और हम जानते हैं कि जो मोरी है वो भी अडल्टरी करता है। और मिस क्वेंटिन कैडी की बेटी जो होती है वो भी बिल्कुल कैडी की तरह ही एक रेड टाई वाले बंदे के साथ बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप्स बनाती है। नंबर 6 पे जो थीम है वो है मेंटल इमेच्योरिटी का। जो बेंजी है हम जानते हैं कि वो मेंटली डिसेबल्ड है, इतना मैच्योर नहीं है। और इसके अलावा क्वेंटिन, जैसन और कैडी है वो भी इतने मेंटली मैच्योर नहीं है, इस वजह से वो अपनी फैमिली की ऑनर को मेंटेन नहीं कर पाते। क्वेंटिन क्या करता है, अपनी सिस्टर के साथ इतना अटैच हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है मेंटली कि वो सुसाइड कर लेता है, ये ख्याल सोच सोच के कि उसकी बहन ने खानदान की इज्जत गवा दी। इस वजह से वो परेशान रहने लग जाता है और उसको ये भी ख्याल आता है कि उसके वालिद मिस्टर जैसन कॉम्पसन 3 ने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। तो वो क्या करता है, चार्ल्स रिवर में डूब के मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। मतलब कि उसका मेंटली उसकी हेल्थ होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता, इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। और कैडी वो भी मेंटली और साइकोलॉजिकली इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से वो रिलेशनशिप में आ जाती है और अपनी वर्जिनिटी खो बैठती है। और जो जैसन है वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रिलेशन बनाता है जिसका नाम लोरेन होता है, वो भी शादी नहीं करता। और मिस क्वेंटिन भी एक यंग लड़की होती है, वो भी रिलेशनशिप में पड़ जाती है, उसकी मेंटली हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब मेंटली स्ट्रांग नहीं होती। नंबर 7 पे जो थीम है वो है ऑब्सेशन का। ऑब्सेशन का मतलब है कि आप ना किसी के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाओ, किसी को अपने जहन पे इतना ज्यादा सवार कर लो कि उससे आपको तकलीफ होने लगे। जो तीनों भाई होते हैं ना, जैसन, क्वेंटिन और बेंजी, वो अपनी बहन कैडी के साथ इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने ज्यादा ख्यालों में मगन रहने लग जाते हैं कि उनको तकलीफ होती है कैडी के ख्यालात सोच सोच के कि कैडी को किस तरह से डिवोर्स मिली, कैडी की वर्जिनिटी लॉस्ट हुई, उसकी फिर से शादी हुई, उसकी डिवोर्स हो गई। ये सारी बातें इनको याद आती हैं, बेंजी को भी याद आती हैं। बेंजी भी बार बार सोच के रोता रहता है और क्वेंटिन भी बार बार सोच के सुसाइड कर लेता है। जैसन भी बार बार ये सोचता रहता है कि उसकी सिस्टर की वजह से उसको जॉब नहीं मिली, अगर उसकी सिस्टर को डिवोर्स ना होती तो हर्बर्ट हेड जैसन को जॉब दे देता। ऐसे ख्याल सोचते रहते हैं ये, और अपनी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। बेंजी को ख्याल आता है उसकी बहन उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसको अपनी बहन का प्यार याद आता है, उसकी बहन ने ऐसा क्यों किया। और क्वेंटिन को भी यही ख्याल आता है कि उसकी बहन ने साउदर्न वैल्यूज को ब्रेक किया और खानदान की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल गई। नंबर 8 पे जो थीम आता है वो डेथ का है। हम देखते हैं कि इस नॉवल में बहुत सारी डेथ होती हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट डेथ है वो इनकी ओल्ड ग्रैंड मदर होती है एक, जिसका नाम होता है डेमोडी। 1898 में वो मर जाती है। 1910 में जून 2 1910 में जो क्वेंटिन होता है वो चार्ल्स रिवर में डूब के सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। और 1912 में ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से जो मिस्टर कॉम्पसन होता है, मिस्टर जैसन कॉम्पसन 3, वो भी मर जाता है। नंबर 9 पे जो इम्पोर्टेंट थीम है वो है रेस एंड क्लास का। हम जानते हैं कि जो कॉम्पसन फैमिली है वो एक्सपीरियर क्लास है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। और इसके अलावा इनके जो मेड सर्वेंट है, इनके जो घर में ब्लैक सर्वेंट काम करते हैं, उनमें डिल्जी है, डिल्जी का हस्बैंड रोस्कस है। इसके अलावा डिल्जी के बेटे होते हैं 2, टीपी और वर्ष। और डिल्जी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है फ्रोनी, और फ्रोनी का आगे एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लस्टर। ये सारे मिलके अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, कॉम्पसन फैमिली को सर्व करते हैं।
यानी कि उनके गुलाम है ये काले लोग। तो यहाँ पे रेस और क्लास का थीम भी देखा जा सकता है। जैसन जो है वो लस्टर को मारता है, उसको टिकट नहीं देता मिनिस्ट्रल शो में जाने का, तो इस वजह से यहाँ पे रेस का थीम देखा जा सकता है। नंबर 12 पे एक थीम है जो है द फेलियर ऑफ लैंग्वेज एंड नैरेटिव। विलियम फॉल्कनर ने खुद बताया है कि वो ना इस नॉवल को इतनी ज्यादा अच्छी शक्ल नहीं दे सका क्योंकि उसके जो 4 नरेटर्स है ना वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अपनी नरेशन को बयान करते हैं। विलियम फॉल्कनर खुद कहता था कि जो रंग वो नॉवल को देना चाहता था ना उतना वो दे नहीं सका। वो नैरेटिव स्टाइल्स और ये सारी डिटेल्स है उसको किसी अच्छी तरह से बयान नहीं कर सका। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थीम है वो है रेजरेक्शन और रिन्यूअल का। हम देखते हैं कि इस नॉवल का जो आखिरी पार्ट है वो ईस्टर का दिन होता है, संडे होता है, तब सेट किया गया है। अप्रैल 8 1928 को डिल्जी बच्चों को लेके एक ओल्ड ब्लैक चर्च में जाती है। लोकल ब्लैक चर्च होता है, वहां पे जाती है। वहां रेवरेंड शेगोग नामी बंदा जीसस क्राइस्ट की डेथ और बर्थ पर लेक्चर देता है। और रेजरेक्शन और रिन्यूअल का मतलब यही है कि जो कॉम्पसन फैमिली है ना उसमें अब फिर से एक होप है कि वो फैमिली फिर से अपने अरूज पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उस फैमिली को डिल्जी बड़ी अच्छी तरह से सर्व कर रही है, उस फैमिली का बड़ी अच्छी तरह से ख्याल कर रही है और डिल्जी उस फैमिली को स्टेबल कर रही है। तो थोड़ी सी उम्मीद है कि ये फैमिली हो सकता है फिर से वापस अपने अरूज को पहुंच जाए। हालांकि मायूसी भी है इस बात की कि कॉम्पसन फैमिली का अब आगे कोई वारिस नहीं है। जैसे ने भी शादी नहीं की, क्वेंटिन वैसे मर गया और जो बेंजी है वो मेंटली अनस्टेबल है। तो इस वजह से अब कॉम्पसन फैमिली का कोई वारिस नहीं है आगे जो कि फैमिली को आगे बढ़ा सकते। तो इस वजह से थोड़ी नाउम्मीदी भी है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि डिल्जी जो है इस फैमिली को सर्व कर रही है, हो सकता है ये फैमिली फिर से ग्रो कर जाए। अब चलते हैं इस नॉवल के सिंबल्स की तरफ। इस नॉवल का जो पहला सिंबल है वो है वाटर का। वाटर इस नॉवल में बार बार यूज होता है। वाटर एक प्योरीफाइंग एजेंट है, यानी कि ये सफाई सुथराई का काम करता है। डीप मीनिंग में देखें तो हमें पता चलता है कि जो कैडी होती है ना वो परफ्यूम यूज करती है, तो बेंजी को बुरा लगता है। तो जब उसे पता चलता है ना कैडी को कि बेंजी को बुरी लगी है ये परफ्यूम, तो वाटर के साथ वो उसे साफ कर लेती है, यानी कि साफ हो जाती है, साफ सुथरी हो जाती है अपनी तरफ से। और फिर एक बार जब वो चार्ली को किस कर रही होती है और बेंजी देख लेता है उस कैडी को और चार्ली को, तो फिर क्या करती है कैडी, इससे माफी मांगती है बेंजी से और अपना मुंह साबुन से धो लेती है, यानी कि वो अपना गुनाह धो रही है। ऐसा डीप एनालिसिस में देखा जा सकता है कि वो वाटर को यूज करके अपना गुनाह धो रही है। फिर जब वो अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देती है सेक्स करके डेल्टन एम्स के साथ, तो तब वो अपना गुनाह नहीं धो सकती, वाटर भी उसका गुनाह नहीं धो सकता। फिर ये एक इंपॉर्टेंट सिंबल था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिंबल है द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल में वो है एक मडी अंडरवियर का, जो कि कैडी का मडी अंडरवियर होता है। जब वो स्ट्रीम के पास खेल रही होती है तो वो दरख्त पे चढ़ती है ये देखने के लिए कि क्या उनके घर में वाकई कोई फ्यूनरल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके भाई उसका मडी अंडरवियर देख लेते हैं। ये अंडरवियर इस बात की निशानी होती है कि जो कैडी है ना वो आगे जाके भी कुछ ऐसा वैसा करेगी जिसकी वजह से उसके ऊपर भी थोड़ी गंदगी लगेगी, जैसी कि उसके अंडरवियर पर लगी हुई है। तो वैसा ही होता है, हम जानते हैं कि कैडी आगे जाके अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर देती है जब वो बड़ी होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट सिंबल द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवल में है वॉच का, क्वेंटिन की वॉच का। क्वेंटिन वॉच जो कि उसका बाप उसे देता है मिस्टर जैसन कॉम्पसन 3, के अगर कोई टाइम देखना पड़ जाए क्वेंटिन को तो वो घड़ी से देख ले। लेकिन जो क्वेंटिन है वो टाइम के चक्कर में ऐसा फंसा हुआ है कि इससे बाहर नहीं निकल सकता। वो बड़ी कोशिश करता है कि वो टाइम से भागे, वक्त से निकले, लेकिन वो पुराने वक्त से नहीं निकल सकता, पुरानी यादों से नहीं निकल सकता। बार बार कैडी के बारे में सोचता रहता है। तो क्या होता है, अपनी घड़ी वो तोड़ भी देता है, फिर भी घड़ी का टाइम चलता रहता है। टाइम तो रुकने वाली चीज नहीं है ना दोस्तों। क्वेंटिन बड़ी कोशिश करता है कि वो टाइम से आजाद हो जाए, लेकिन उसे बार बार वही वक्त याद आता है कि कैडी ने साउदर्न वैलीज का ब्रेक किया और खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसके अलावा एक और सिंबल है शेडोज का, जो कि इस बात की निशानी है कि टाइम जो है वो गुजर रहा है। यानी अगर हम सुबह धूप में खड़े हो जाएं और शाम को धूप में खड़े हो जाएं तो हमारे साय में बहुत ज्यादा फर्क होता है, जो कि इस बात की निशानी है कि वक्त गुजर रहा है। बाकी कैडी की परफ्यूम के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अगर आप इस नॉवल की फुल समरी और पार्ट वाइज समरी सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके कैरेक्टर्स की डिटेल्स भी मैंने कवर कर ली है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज की वीडियो में बस इतना ही।